हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र यूट्यूब मंच से आज 125 112 से अवध बिहारी चौधरी को स्पीकर पद से हटाया गया। बिहार के राजनीति के लिए सोमवार का दिन काफी अहम दिन था। दरअसल बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली सरकार को बहुमत परीक्षण से गुजरना है। पिछले दिनों जदयू महागठबंधन से अलग होकर एनडीए में शामिल हो गई थी। इसके साथ ही नीतीश कुमार एक बार फिर मुख्यमंत्री बने। महागठबंधन सरकार टूटने के बाद से ही राजद में तमाम नेता खेला होने का दावा करते रहे हैं। इसके अलावा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ विधायकों के बैठकों में शामिल न होने की बातें कही गई। सोमवार को बहुमत परीक्षण से पहले विधान सभाध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। इस दौरान काफी हंगामा हुआ। राजद के खेमे में सत्ता पक्ष ने संधे लगा दी, वही सत्ता पक्ष में भी संधे लग गई। आइए जानते हैं नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से इस्तीफा कब और क्यों दिया था। नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार में क्या क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, बहुमत परीक्षण के लिए गणित क्या है, बिहार विधानसभा में बहुमत परीक्षण के दिन सदन में क्या क्या हुआ। पहले जानते हैं नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से इस्तीफा कब और क्यों दिया। पिछले महीने तक बिहार में महागठबंधन की सरकार थी। इस सरकार में जदयू, राजद, कांग्रेस, वाम दल शामिल थे। 28 जनवरी के दिन बिहार के सियासत की तस्वीर एक बार फिर बदल गई, जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महागठबंधन सरकार से इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार ने राज्यपाल राजेंद्र अलंकर से मिलकर उन्हें अपना इस्तीफा सौंपा। उसके बाद मीडिया से बातचीत में कहा, हमने इस्तीफा दे दिया। जो सरकार थी उसे समाप्त करने के लिए गवर्नर को लिख कर दे दिया। इधर नीतीश के इस्तीफे के बाद बिहार में क्या क्या हुआ। 28 जनवरी को ही नीतीश कुमार ने राज्यपाल को भाजपा के समर्थन का पत्र सौंपा। इसके बाद साफ हो गया कि बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर भाजपा के समर्थन से सरकार बनाएंगे। विधानसभा में भाजपा के 78, जदयू के 45 और हम के 4 विधायक हैं। इसके अलावा एक निर्दलीय विधायक सुमित कुमार सिंह ने भी एनडीए को समर्थन दे दिया। 243 सदस्यीय विधान में तीनों दलों और एक निर्दलीय के मिलाकर यह आंकड़ा 128 होता है, जो बहुमत के 122 के आंकड़े से 6 ज्यादा है। 9वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के शपथ लिए। नीतीश कुमार ने 28 जनवरी की सुबह इस्तीफा देने के बाद शाम को ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। यह 9वीं बार था जब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बने। उनके साथ 8 अन्य ने मंत्री पद का शपथ ली। विजय कुमार सिंह और सम्राट चौधरी ने उप मुख्यमंत्री रूप में शपथ ली। वहीं डॉक्टर प्रेम विजय कुमार, विजय चौधरी, विजेंद्र यादव, श्रवण कुमार, संतोष कुमार, सुमन हम पार्टी से और निर्दलीय विधायक सुमित सिंह ने मंत्री के रूप में शपथ ली। उधर महागठबंधन सरकार टूटते ही राजद और जदयू में बयानबाजी तेजी हो गई। सियासी उलटफेर के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में खेला भी बाकी है। जनवरी के अंत में संसदीय कार्य विभाग ने एक अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया कि सरकार विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यपाल के संबोधन के लिए बजट सत्र के पहले दिन विश्वास मत हासिल करेगी। अधिसूचना में कहा गया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए राज्य का बजट 12 फरवरी को पेश किया जाएगा। बहुमत परीक्षण से पहले कांग्रेस ने हैदराबाद भेजे अपने विधायक। बिहार कांग्रेस के विधायकों में टूट की आशंका के बीच पार्टी के 4 फरवरी को अपने विधायकों को तेलंगाना भेज दिया। बताया गया कि विधायक 11 फरवरी तक वहीं रहेंगे। करीब एक हफ्ता हैदराबाद में गुजारने के बाद 11 फरवरी को
कांग्रेस के 16 विधायक पटना पहुंचे। हैदराबाद के फ्लाइट के जरिए पटना एयरपोर्ट पहुंचे कांग्रेसी विधायक सीधे तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंचे। राजद के विधायक भी वहीं थे। 11 फरवरी को ही नीतीश कुमार ने जदयू विधायकों की बैठक की। बिहार में सारी सियासी घमासान के बीच सीएम नीतीश कुमार के करीब और मंत्री विजय चौधरी के आवास पर भोज का आयोजन किया गया। यहां पर सभी जदयू विधायक पार्षद और पार्टी के नेता पहुंचे। सीएम नीतीश कुमार भी अपने विधायक से मिलने पहुंचे। हालांकि दावा किया जाता है कि जदयू के कई विधायक के भोज में शामिल नहीं हुए। मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 2 से 3 विधायक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन वह हमारे संपर्क में है। किसी इमरजेंसी में होने के कारण वह यहां नहीं पहुंच सके। उधर फ्लोर टेस्ट से पहले भाजपा के विधायकों और विधान पार्षदों को बोधगया में एकत्र हुए। इस बैठक में भी कुछ विधायकों के न पहुंचने की जानकारी सामने आई। अभी क्या है समीकरण? विधानसभा में सोमवार को नीतीश कुमार सरकार का बहुमत परीक्षण का दिन है। बिहार में मौजूदा सियासी समीकरण पर नजर डालें तो 243 सदस्यीय विधानसभा में 79 सीटों के साथ राजद सबसे बड़ा दल है। इसके बाद भाजपा के 78 विधायक, जदयू के 45, कांग्रेस के 19, सीपीआईएम के 12, हम के 4, सीपीआईएम के 2 विधायक हैं। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ एक अविश्वास प्रस्ताव में दोनों पक्षों में लगी सेंध। सोमवार को बहुमत परीक्षण के पहले विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। इस दौरान राजद के 3 विधायकों ने पला बदल अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला। इन विधायकों में बाहुबली अनंत सिंह की पत्नी और मोकामा विधायक नीलम देवी, बाहुबली आनंद मोहन के बेटे और शिवहर विधायक चेतन आनंद और लखीसराय जिले की सूरजगढ़ से राजद विधायक प्रहलाद यादव शामिल हैं। वहीं बहुमत से पहले हुए एक टेस्ट में सत्ता पक्ष को भी झटका लगा। सदन में सदस्यों की संख्या और राजद के 3 विधायकों के पाला बदलने के बाद सत्ता पक्ष को संख्या बल के मुताबिक 131 विधायक का समर्थन होना चाहिए था। उपाध्यक्ष के मतदान में भाग नहीं लेने पर यह संख्या 130 होती है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में केवल 125 विधायक को वोट डाला। 125 विधायक ने ही वोट डाला, यानी सत्ता पक्ष के 5 विधायक सदन में मौजूद नहीं रहे। वहीं विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के दौरान विपक्ष के पास 114 विधायकों का समर्थन था। 3 विधायकों के पला बदलने के बाद वह संख्या घटकर 111 हो गई। इसके बाद भी अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 112 विधायकों ने वोट डाला। माना जा रहा है कि एक अतिरिक्त वोट एआईएम विधायक का है। किसान आंदोलन। किसानों का दिल्ली कुछ हरियाणा से पंजाब जाने वाले रास्ते सील। 12 जिलों में धारा 144, 7 जिलों में इंटरनेट बंद। ये क्या हो रहा है? हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात की है। 152 से अधिक नाके लगाए गए हैं। टिकारी बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी होगी। लोगों की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। हरियाणा और पंजाब के किसान संगठनों ने 13 फरवरी के दिल्ली कूच के आह्वान के बाद तीनों राज्य में अलर्ट है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब से आने वाले सभी रास्ते को सील कर दिया है। 12 जिलों में धारा 144 लागू कर 7 जिलों में इंटरनेट सेवाएं को भी बंद करने का फैसला लिया है। वहीं पुलिस ने राज्य में 152 से ज्यादा नाके लगाए गए हैं। टिकारी बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। पंजाब हरियाणा की सीमा पर बने शंभू बॉर्डर, कैथल से लगते पंजाब के 12 रास्ते और कुरुक्षेत्र के 3 बॉर्डर की सील कर सीमेंट के ब्लॉक, बैरिकेड और
कंटेनर रखे गए हैं ताकि किसानों को आगे बढ़ने से रोका जा सके। इन सीमाओं पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का भी सख्त पहरा है। केंद्र सरकार ने हरियाणा के लिए अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां भेजी है। 15 कंपनियां और भी आ सकती है। शनिवार को हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने अंबाला के शंभू सुदोपुर बॉर्डर और कैथल के टटियान नाके का दौरा किया। हरियाणा पुलिस ने लोगों को 13 फरवरी को राज्य के मुख्य मार्ग और हरियाणा से पंजाब की ओर जाने वाले रास्ते में आवश्यक परिस्थितियों में ही यात्रा करने की सलाह दी है। दूसरी तरफ हरियाणा और पंजाब के करीब 23 किसान संगठन दिल्ली कूच पर अड़े हैं। उनका कहना है कि जब तक सरकार उनकी मांगों को मानकर संवैधानिक तौर पर उसकी घोषणा नहीं करती, 13 फरवरी को होने वाला आंदोलन किसी हालत में नहीं रुकेगा। इन जिलों में 5 लोगों ने एकत्र होने पर रोका। इन जिलों में 5 लोगों के एकत्र होने पर रोका, यानी 144 धारा। सरकार ने 12 जिलों रोहतक, सोनीपत, जजर, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी और पंचकुला में एहतियात के तौर पर धारा 144 लगा दी है। इसके तहत सार्वजनिक जगहों पर 5 लोगों के एकत्र होने पर अगले आदेशों तक रोक रहेगी। जीआरपी और आरपीएफ कर्मियों की छुट्टियां रद्द, ट्रेन के संचालन पर असर नहीं। रेलवे ने भी जीआरपी और आरपीएफ के सभी कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी है। शंभू बॉर्डर पर रेलवे लाइन के नजदीक अस्थायी चौकी बनाई जाएगी। यहां 2 रिजर्व बटालियन तैनात की जाएगी। अंबाला के डीआरएम मनदीप सिंह भाटिया ने बताया कि ट्रेनों का संचालन भी पूर्व की तरह जारी रहेगा। अभी कोई निर्देश नहीं मिला है। दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे बाधित होने की स्थिति में इन रूटों का कड़े इस्तेमाल। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ममता सिंह ने बताया कि दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पर बाधित होने पर यात्री वैकल्पिक रास्ते का इस्तेमाल करें। चंडीगढ़ से दिल्ली जाने वाले यात्री डोरा, वस्ती, बरवाला, रामगढ़, शाहबाद, कुरुक्षेत्र के रास्ते या पंचकुला NH 344, यमुनानगर, इंद्री पिपली, करनाल होते हुए दिल्ली पहुंचे। इसी तरह दिल्ली से चंडीगढ़ जाने वाले यात्री करनाल, इंद्री पिपली, यमुनानगर, पंचकुला होते हुए चंडीगढ़ का कुरुक्षेत्र, शहबाज, शाहबरवाला, रामगढ़ होते हुए अपने चंडीगढ़ पहुंचे। परेशानी होने पर डायल 112 पर संपर्क करें। टीम मात्र 7 मिनट में पहुंच जाएगी। मोहनलाल ने अमित शाह को स्थिति से अवगत कराया। दिल्ली दौरे के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शाह से मुलाकात कर किसान आंदोलन की स्थिति से भी अवगत कराया। शाह ने सीएम से कहा कि 13 फरवरी को सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें और राज्य में कानूनी व्यवस्था और शांति बनाए रहें। कल किसान की दिल्ली में केंद्र सरकार से फिर होगी बैठक। दिल्ली कूच के आह्वान के बीच 12 फरवरी को किसान नेताओं की केंद्र सरकार से दूसरी बैठक होने जा रही है। इसलिए सरकार ने किसान संगठनों के नाम की एक चिट्ठी जारी की है। दूसरे दौर पर की बैठक की चंडीगढ़ में कल शाम 5 बजे सेक्टर 26 महात्मा गांधी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में होगी। बैठक में केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि 8 फरवरी की किसान संगठनों और केंद्रीय मंत्रियों की एक दौर की बैठक हो चुकी है। उस दौरान बैठक में केंद्रीय मंत्री ने कहा था कि किसान संगठनों की ओर से जो मांगे दी गई है उन पर विचार करने के लिए 13 से पहले वह एक और बैठक करेंगे।